ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देर रात मुलाकात की है। तकरीबन आधे घंटे की यह मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? क्या दोनों के बीच की दूरियां कम हो गई, बर्फ पिघल गए? हम इस बात को बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है और क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए की तरफ जा रहे हैं। समझिए हमारी इस खबर में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जैसे ही कर्नाटक ने अपना धर्मांतरण कानून रद्द किया, वैसे ही यूपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ की गई अपनी कार्रवाई को लेकर एक बड़ा डेटा जारी कर दिया है। सरकार ने ताल ठोक कर कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ, खास करके अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। ये भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी जानिए कि कैसे कानपुर की मेयर अधिकारियों पर बरसी और सजा के तौर पर उन्हें क्या दिया है। ये सभी खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में वापस आ रहे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर यूपी मंत्रिमंडल में, योगी मंत्रिमंडल में वापस आएंगे? क्या पूर्वांचल में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के जरिए अपनी सियासत 2024 के लिए साधेगी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर हां में हो सकता है। यानी कि हां, ये सच है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में वापस आ सकते हैं। हां, ये भी सच है कि ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिमंडल में शामिल भी हो सकते हैं। और यह भी सच है कि उनके जरिए बीजेपी पूर्वांचल की सियासत 24 के लिए साध सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले कुछ समय से लगातार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ अपने फीलर्स भेज रहे थे, लेकिन बीती रात हुई एक मुलाकात ने बहुत कुछ अब साफ कर दिया है। हालांकि अगर आप ओम प्रकाश राजभर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वो आज भी चाहते हैं कि विपक्ष की एकता हो जाए, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं और तब उन्हें कॉल किया जाए और वो सबसे पहले उस मीटिंग के लिए हाजिर होंगे। क्लॉज उन्होंने लगा रखा है कि मायावती उस गठबंधन में शामिल हो और उन्हें नेता बनाया जाए। लेकिन अंदर की बात यह है कि 2024 के लिए बीजेपी ने उन्हें लगभग साध लिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल 2019 में जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, उसी दौरान आखिरी दिन जब वोटिंग हो गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। और उसकी वजह यह थी कि लगातार ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी और बीजेपी के खिलाफ मंत्री रहते बयानबाजी कर रहे थे और तब इनके रिश्ते बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से बेहद ही तल्ख हो चुके थे। राहें जुदा हो गई, रास्ते अलग हो गए और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन गठबंधन साथी के तौर पर 2022 में थाम लिया। 2022 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई और जब एमएलसी बनाने की बारी आई समाजवादी पार्टी की तरफ से तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे की जगह उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह दी। इससे इतने खफा हुए ओम प्रकाश राजभर कि उन्होंने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। किनारा कर लेने तक तो बात ठीक था, लेकिन यह बात अब धीरे धीरे जगजाहिर होने लगी कि सपा के खिलाफ वो पूरी तरीके से उतर चुके हैं और बीजेपी उन्हें उन पर डोरे डालने लगी। 2022 के चुनाव के कुछ महीनों के बाद से, यानी कि 2023, पिछले एक साल से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का झंडा परोक्ष तौर पर उठा रखा है। जब भी समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती है तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर होते रहे। यानी कि कहीं ना कहीं वो पूरे साल, एक साल से डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की और बीजेपी के दिल्ली दरबार की बातचीत बहुत स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत ज्यादा नहीं दिखाई देती। केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल के लिए साधा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर
उन अपमानों को भूलने के मूड में नहीं थे जो उनके पिछले कार्यकाल के दौरान लगातार ओम प्रकाश राजभर उन पर हमलावर होते रहे थे। और यही वजह है कि अब ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे योगी को साधने में जुटे हैं। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री निवास पर ओम प्रकाश राजभर गए थे और मुलाकात हुई थी, डिनर में गए थे जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। उसके बाद भी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन वाराणसी के सर्किट हाउस में बीती रात हुई आधे घंटे की इस मुलाकात को पूरी तरीके से सियासी मुलाकात ही समझिए। और 1-to-1 योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की यह मुलाकात सियासी रूप से दोनों के बीच के बर्फ को पिघलाने के लिए काफी था और शायद बर्फ पिघलनी भी शुरू हो गई। आज सुबह इसकी एक वानगी भी आप सुन लीजिए। जब भदोही में ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार बनाने में उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि दिल्ली में उनका भी प्रेजेंस हो। इसके क्या मायने निकाले जाएं? योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात और दिल्ली की बहुत ज्यादा चाहत नहीं, थोड़ी सी चाहत। थोड़ी सी चाहत का मतलब ये कि एक कम से कम सांसद की सीट और प्रदेश में बड़ी चाहत ये कि योगी मंत्रिमंडल में जगह। मुलाकात के मायने यही हैं, देर सवेर आपको ये दिखाई दे सकता है। सुन लीजिए क्या कहा था ओम प्रकाश राजभर ने भदोही में। देखिए, हम एक ऐसे जीव हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हल्ला हो जाता है। मुख्यमंत्री जी आए, उनका अपना अलग कार्यक्रम, हम आए अपना हमारा अलग कार्यक्रम। हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, तब उसको हम क्या कराएं। कोई मुलाकात आपकी नहीं? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं है और ना हमने उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन क्या गठबंधन को लेकर किसी तरह की आप तक कोई चर्चा या कुछ भविष्य में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, आप जा सकते हैं? देखिए, राजनीति में सब संभव है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई रोक नहीं है। सिर्फ जो विचार, जो संघर्ष, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो विचार में ठीक है, हम सारी बात हमारी नहीं मानी जा सकती, हम उनकी सारी बात नहीं मान सकते, तो कुछ तो बात तो उनकी भी मानी जाएगी, कुछ हमारी भी बात मानी जाए, तो कमोवेश बात बन सकती है। कितनी सीटों पर विचार है? हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है, हमारी बहुत डिमांड नहीं होती है। जब हम उस स्थिति में अभी यूपी में नहीं है तो दिल्ली की हम बात क्या करें। हाँ, हमारी ख्वाहिश है कि दिल्ली में हमारी उपस्थिति हो, बस इतनी ख्वाहिश है। आपने सुन लिया और अब ये महज एक कह सकते हैं कि वक्त का तकाजा होगा कि कब ओम प्रकाश राजभर एनडीए का दामन थामते हैं, कब उन्हें मंत्रिमंडल के लिए बुलाया जाता है और कितनी सीटों पर उनके साथ गठबंधन होता है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर इस कुनबे में आ जाएं और शायद ये उसी की एक कड़ी है। अब अगली खबर। धर्मांतरण को लेकर इस वक्त देश भर में बहस चल रही है। धर्मांतरण सही है, धर्मांतरण गलत है, इसे लेकर दो एक्सट्रीम व्यू हैं और खासकर राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल दो ध्रुव हैं। बीजेपी धर्मांतरण और खास करके जबरन लालच देकर किया गया धर्मांतरण को पूरी तरीके से गलत बताते हुए उसके लिए कानून लेकर आई है और अपने तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है, वो भी अवैध धर्मांतरण के खिलाफत की बात करती है, लेकिन धर्मांतरण कानून को जो बीजेपी शासित प्रदेशों ने लागू किया था उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने इसका मिसाल भी पेश कर दिया जब उन्होंने कर्नाटक में सरकार बनते ही कल कैबिनेट में धर्मांतरण के कानून को रद्द कर दिया जो बीजेपी ने वहां अपने कैबिनेट में पास किया था, जो वहां लागू था। जैसे ही कर्नाटक में धर्मांतरण कानून रद्द हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उस डेटा को जारी किया जो इस धर्मांतरण कानून के बाद सरकार ने कार्रवाई की। तो हम आपको उस डेटा से अवगत करा दें। एक तो यह समझ लीजिए कि यह कांग्रेस का एक तरीके से जवाब है।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर धर्मांतरण कानून को रद्द कर दिया। उसका मानना है कि ये बीजेपी का अपना एजेंडा है, इसलिए अब कर्नाटक में धर्मांतरण कानून खत्म। अब धर्मांतरण को लेकर के कांग्रेस अपने तरीके से चलेगी, लेकिन इस मौके की नजाकत को भांपते हुए योगी सरकार ने अपने राज्य में किए हुए धर्मांतरण कानून पर के बाद हुई कार्रवाइयों का ब्यौरा जारी कर दिया है। तो आज ब्यौरा सुनिए। एक तरफ कर्नाटक में धर्मांतरण कानून खत्म, यानी कि आराम से कोई भी धर्मांतरण करे, चाहे वो शादी के लिए करे, चाहे वो अपनी मर्जी से धर्म बदले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ 2021 में उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण कानून लागू हुआ था, आज योगी सरकार ने उसके डेटा, उसके आंकड़े जारी किए। तो सुनिए, अभी तक इस मामले में, यानी कि 2021 अप्रैल में से लेकर आज तक 2 साल होने को हैं, कुल 427 मामले धर्मांतरण के दर्ज हुए थे। इसमें 833 गिरफ्तारियां हुई थी। 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म परिवर्तन की बात कबूली है और नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में भी 65 मामले दर्ज किए गए। बरेली में अब तक का सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण का मामला आया है, मामले दर्ज बरेली में हुए हैं। यहां तक कि दिव्यांगों तक को धर्मांतरण कराया गया था और ये मामले भी उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया और चूंकि इस मामले में 10 साल की सजा की है सरकार ने, इस मामले में 15,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को भी अंतर धार्मिक विवाह करनी है तो उन्हें 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि आप छुप करके गुपचुप तरीके से धर्मांतरण, शादी के लिए धर्मांतरण नहीं कर सकते, आपको बताना होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर योगी सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया और यह आंकड़ा सिर्फ इसलिए जारी किया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इस कानून को खत्म किया, तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इसकी गंभीरता की याद दिला दी कि कैसे ये गैर कानूनी धर्मांतरण, कैसे शादी के नाम पर धर्मांतरण समाज के भीतर समाज को खोखला कर रहा है। सुनिए इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज क्या कहा है। ये जो धर्मांतरण का कानून है वो उत्तर प्रदेश में विधिवत 27/11/2020 से लागू है। सरकार के द्वारा जो एक्ट लाया गया था उसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। ऐसे मसले जिसमें लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, अपने धर्म को और मजहब को छुपा के गलत तरीके से बालिकाओं को बहला फुसला के लव जिहाद के दायरे में लाते हुए धर्मांतरण पर जोर दे रहे हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। जो भी ऐसे प्रकरण आते हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है उसमें कार्रवाई होती है। अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उसके काफी सैल्यूटरी इफेक्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त जो एक सामान्य धन परिवर्तन के बारे में भी समय समय पे दृष्टांत प्रकाश में आते हैं। जैसे कि एक बार उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को धन की लालच, नौकरी की लालच देके उन पे उनका धन परिवर्तन कराया जाता था, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट शामिल था। अभी हाल ही में गाजियाबाद में भी एक बच्चे को प्रेरित करके गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराए जाने का केस प्रकाश में आया है, जिसमें
जो पूछताछ से जो अब तक मुख्य अभियुक्त था उसको विधि सम्मत तरीके से दूसरे राज्य से लाके आगे की कार्रवाई लाई जा रही है, अमल में लाई जा रही है। कानून और संविधान के तहत स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म पंथ अडॉप्ट करना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर जोर दे के, प्रलोभन दे के और गलत तरीके से अगर इस तरह का प्रयास होगा तो उस पर पुलिस की कार्रवाई अवश्य की जाए। तो इस धर्मांतरण की एक और खास बात आपको बता दें, वो ये कि अगर किसी ने शादी के लिए, सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण किया है, कराया है, तो वो शादी अवैध घोषित की जाएगी। ये भी इस सरकार ने अपने धर्मांतरण कानून में शामिल किया है। अब देखना है कि कर्नाटक से निकली ये लड़ाई और उत्तर प्रदेश से दिया गया ये जवाब क्या सचमुच कोई पब्लिक डिस्कोर्स में बदलता है, क्या इस पर बड़ी बहस जन्म लेती है। बीजेपी को जिस निश्चित तौर पर अब कर्नाटक में यह मुद्दा लुभाएगा। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी चल रही है और इस भीषण गर्मी में जब अधिकारियों को बगैर एसी, बगैर पंखे की सजा दे दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या गुजरेगी। हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कानपुर के मेयर की। प्रमिला पांडे दूसरी बार इस बार मेयर बनी है, लेकिन उनकी नाराजगी इस वक्त खासी चर्चा में है। दरअसल मेयर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी और उस बात से खासी नाराज थी कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो पेड़ काटे गए, आखिर वो पेड़ इतने क्यों काटे गए, और अगर काटे गए तो क्या नगर निगम को उसका जुर्माना दिया गया। इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। आप इस मीटिंग को देखिए और मीटिंग में देखिए किस तरीके से वो भड़की हुई थी। उन्होंने जो मेट्रो के अधिकारी हैं और अपने जो जिले के अधिकारी हैं जिन्हें बुलाया था, सबसे पहले इतनी भड़की थी कि उन्होंने पंखे और एसी उनके लिए बंद करा दिए। उसके बाद नाश्ते की जब ट्रेक गई तो उसे भी उन्होंने रुकवा दिया, यहां तक कि घंटे भर उन्हें निकलने तक नहीं दिया और यह भी कहा कि जब तक संतोषजनक जवाब नहीं देंगे तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। आप सुनिए और देखिए कानपुर की भड़की हुई मेयर। इसीलिए हमने उनसे काम किया और आज तब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तब तक फैसला नहीं होगा। आप अपने उन सच्चाई समर्थन उतने फोन करो, मुझे बता दो, जब तक तुम पूरा जवाब नहीं दे जाओगे यहाँ से एक अधिकारी जाएगा। तो आपने देखा, ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।